अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना होगी। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की टीम कोविड की जितनी भी मराहिल थे उनको अबूर करके, और आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी जब बैठे भी हुए एयरपोर्ट में तो बड़ा ही यहाँ पर एहतियात का दामन जो है बिल्कुल हाथ से नहीं छोड़ा गया। फिर चार्टर्ड प्लेन था, न्यूजीलैंड के दौरे से सबक सीखा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है कि क्रिकेट दोबारा से हमें मिलेगी देखने को भी। पाकिस्तान टीम खेल रही होगी, वर्ल्ड कप का साल है, तो अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान टीम अब साउथ अफ्रीका के सफ़र पर रवाना हो चुकी है और वहाँ जाकर पाकिस्तान टीम को 3 वनडे 4 T20 मैचेस खेलने हैं। और यकीन तौर पर ये जो जर्नी है पाकिस्तान टीम की, वहाँ पर आई होप कि ये सब वहाँ जाकर बड़ा स्मूथली हो जाए, क्योंकि कोविड के दिनों में अब वहाँ जाकर भी टेस्ट ज़रूर होंगे। इस बार चार्टर्ड प्लेन से पाकिस्तान टीम गई है, तो ये एक बड़ी आई थिंक लर्निंग है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है न्यूजीलैंड टूर के बाद, जहाँ पहुँचने के बाद हमारे खिलाड़ी जब पॉजिटिव आए और फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी हुई जब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हुए और पाकिस्तान टीम को एक वार्निंग भी मिली थी। बट यहाँ पर होपफुली तमाम चीज़ें स्मूथ हों और हम क्रिकेट की जाने बढ़ें और फिर क्रिकेट को एंजॉय भी कर सकें। पहले आपको दिखाते हैं रिप्लेस हेडलाइंस, और फिर जब हेडलाइन से वापस आएंगे तो अपने गेस्ट के साथ आपका तारुफ कराऊंगा। देखिए रिप्ले हेडलाइंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका के मुश्किल दौरे पर रवाना। शाहीनों ने चार्टर्ड तैयारे में उड़ान भरी। रवानगी से कबल तमाम खिलाड़ी पुरजोश। दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे और 4 T20 मैच की सीरीज शेड्यूल। नौजवान बैट्समैन सऊद शकील इंजरी के बाद दौरा जनूबी अफ्रीका पर ना जा सके। सऊद शकील बाई टांग में इंजरी का शिकार हो गए। उनकी जगह आसिफ अली को कौमी वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। न्यूजीलैंड का बांग्लादेश को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप। तीसरे वनडे में 164 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। कीवी टीम के 318 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 154 रन पर ढेर हो गई। क्रिकेट में महारत, फुटबॉल में भी फुर्ती। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर डियाना बेग मल्टी टैलेंटेड। नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में हाईलैंडर्स टीम में शामिल। गोल दागकर टीम की जीत में अहम किरदार भी अदा किया। डेरा इस्माइल खान में 3 रोजा डेरा जाट जीप रैली का इनेकाद। क्वालिफाइंग राउंड में साहबजादा सुल्तान ने मैदान मार लिया। कल स्टॉक कैटेगरी और खवातीन के मुकाबले होंगे। 118 किलोमीटर ट्रैक पर मेन रेस इतवार को होगी। वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन पाकिस्तान की ज़हीन तालबा एमा आलम के 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की तस्दीक। 15 मिनट में 410 बेतरतीब अल्फाज तरतीब दिए। 218 नाम और चेहरे याद रखने का भी आलमी रिकॉर्ड नाम कर लिया। और स्टार फुटबॉलर इब्राहिमोविच के 5 बरस बाद इंटरनेशनल फुटबॉल में वापसी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्वीडन की जॉर्जिया को 1-0 से शिकस्त। साबिक चैंपियन स्पेन और यूनान के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। तो रिप्ले हेडलाइन आपने देखी है। बात करते हैं पाकिस्तान टीम के दौरे जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे की। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, हमें लाहौर से ज्वाइन करें। रऊफ, ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि PSL के बाद पाकिस्तान की टीम का कैंप भी लग गया, बायोसिक्योर मेंटेन रहा। सिर्फ हसन अली का प्रॉब्लम हुआ बट इवेंचुअली उन्होंने भी उस चीज़ को ओवरकम किया और पाकिस्तान की टीम स्मूथली किसी भी मजीद हर्डल के बगैर रवाना होगी। आई थिंक सबसे पहले ये स्टेप क्लियर करना बहुत ज़रूरी था और अच्छी बात है कि चार्टर्ड प्लेन से पाकिस्तान टीम गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे न्यूजीलैंड के बाद रोज़ लगता है काफ़ी चीज़ों को समझा है और उससे सबक सीखा है। जी बिल्कुल दोस्त कह रहे हैं आप, और मेरा ख्याल है कि बड़ी खुशहाल खबर है पाकिस्तान की कि जब कोरोना का स्प्रेड तो जारी है मगर इसमें पाकिस्तान के मजीद कोई प्लेयर को इससे अफेक्ट नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि बड़े पुरसुकून अंदाज में जो पाकिस्तान का जो कैंप था वो इख्तिताम पजीर हुआ। पाकिस्तान टीम ने फ्लाइट ली है साउथ अफ्रीका की और उम्मीद है कि पाकिस्तान वहाँ पर अच्छा खेलेगी क्योंकि सारे खिलाड़ी फिट हैं। और जैला जो होम सीरीज थी उसमें भी साउथ अफ्रीका को काफ़ी अच्छे तरीके से वो शिकस्त से 2-4 कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर है पाकिस्तान। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और होम सीरीज भी अच्छी खेली, फिर PSL के अंदर भी लड़के अच्छा खेल रहे थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या चैलेंजेस होंगे रोब आपसे डिटेल में जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले आपको पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान टीम के डिपार्चर ऑफ साउथ अफ्रीका और फिर आके मजीद बात करते हैं। और जैसे रोब ने भी इस बात से एग्री किया कि सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिकेट इस पैंडेमिक की सूरत हाल में हो रही है और ऑब्वियसली हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़रूर मैं देखने लोगों को कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्पेशली मास्क पहनना ये ज़रूर आप कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़े से केसेस हम देखने ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना रोल प्ले कीजिए और अगर आप खुद महफूज अपने आप को कर रहे हैं तो आप सबको महफूज करें। तो ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। और रोफ साथ साथ आप क्रिकेट के ऊपर फोकस करें तो जैसा आपने खुद कह दिया कि ये कितना ज़रूरी था एक मुश्किल दौरे से पहले, जहाँ वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग मैचेस खेले जाएंगे, जहाँ T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी टीम के खिलाफ सीरीज़ खेल रहे हैं, कि आपको अपने होम ग्राउंड पे ही सही बट कैंप लगाने का, प्रैक्टिस मैचेस खेलने का मौका मिल जाए।
सो ये आई थिंक पाकिस्तान ने यहाँ भरपूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। आपको याद होगा इंग्लैंड हम कुछ भी खेले बगैर गए थे, लेकिन यहाँ हम प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दुनिया के उन खुशकिस्मत तरीन मालिक में शामिल है जहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसका स्प्रेड उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरह बाकी यूरोप को और दूसरे जो अमेरिका के मालिक हैं उनको अफेक्ट किया। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में IPL हुआ और बस थोड़ी सी एक मिसमैनेजमेंट हुई जो लास्ट पार्ट IPL का था, भी पाकिस्तान सुपर लीग का था, जिसमें बाकी आप उसको फाइनल राउंड तक काम क्लियर नहीं कर सके। और मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ी सी लीनियंसी थी और मैनेजमेंट का जो फॉल्ट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उसकी वजह से अगर थोड़ा सा मजीद बेहतर तरीके से इसको अरेंज किया जाता तो शायद ये भी कामयाबी से हमसार हो जाता। मगर इसके अलावा जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक इवेंट है वो बड़ी कामयाबी से हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान जो साउथ अफ्रीका सीरीज है वो बड़ी कामयाबी के साथ इनेकाद हुआ उसका। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो कैंप लगा रहा है साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए वो भी बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट थी जिनके पास एक एक्सक्यूज था जो इंग्लैंड के दौरे से पहले या न्यूजीलैंड के दौरे से पहले कि हमें कोई प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला है, जेल होने का मौका नहीं मिला, वो एक्सक्यूज मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीकन टूर में तो नहीं होगा। जहाँ तक आपने दौरे का बात की है कि किस तरह सख्त होगा या आसान होगा, तो मेरा ख्याल है कि उनके जो 5 टॉप के प्लेयर्स हैं उनके बगैर इतना ज़्यादा कम्पिटेटिव तो नहीं आप उसको कह सकते कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होना पड़ेगा। मगर फिर भी अपनी कंडीशंस में साउथ अफ्रीकन सख्त तरीक जरूर साबित होते हैं। तो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसको अच्छे तरीके से अगर प्लान कर गया तो पाकिस्तान की कामयाबी की काफ़ी रोशनी चाह सकती है। ठीक है रऊफ, अगर एक बात करें, यासिर फात हमारे साथ मौजूद थे 2 दिन पहले, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान ने अच्छी बात है कि प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, कैंप लगाने में हम कामयाब हुए, बायो सिक्योर भी हमने मेंटेन किया, विच इज़ गुड। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसका बड़ा क्रेडिट जाता है। बट डू यू थिंक कि जो पिचेस हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जहाँ 350 रन बने, फिर 320 हमने वहाँ चेस किए और एक रीडिफाइन किए टारगेट्स को, आपके ख्याल में क्या ये एक मजबूरी है कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम की इन्हीं विकेटों पर प्रैक्टिस करके बाहर जाएँ, या आप समझते नहीं हम शायद बेहतर पिचेस यहाँ प्रोड्यूस कर सकते थे? ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया पाकिस्तान में तो अब तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो सका, बल्कि हुआ ही नहीं आज तक। बट डू यू थिंक कि प्रैक्टिस तो मिली बट इन विकेटों पे जब हम खेल के गए हैं इसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए इसका मेरा ख्याल है कि इस बहस को जितना मर्जी आप बढ़ा दें उतनी कम है, क्योंकि इसका फ़ायदा अब नज़र नहीं आ रहा है कि 60-70 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल सर्किट में और पाकिस्तान ICC का फुल मेंबर है। और पाकिस्तान को हमेशा जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में मुश्किल जो सर्कमस्टांसेस है वो फेस करने पड़ती हैं और जो पिचेस हैं वो भी मुश्किल फेस करनी पड़ती हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का जो वहाँ पर कामयाबी का रेशियो है बहुत कम रहा है। मगर इस सब के बावजूद हमारे जो कोई भी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ हो रही है, उसके अलावा जिस तरह ड्रॉप इन पिचेस की टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में यूज़ हो रही है, न्यूजीलैंड में यूज़ हो रही है, अभी इंडिया में यूज़ होना शुरू हुई है और बेशुमार लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्रिकेट में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो इतना कोई विजनरी आदमी इन लोगों में है नहीं कि जो इसको आगे लेकर जा सके और बेहतर पिचेस की जो प्रिपरेशन कर सके। इसीलिए हमें बार बार जब भी हम पार्टनर टूर पर जाते हैं तो जब हम हारते हैं तो हमारे पास दोबारा वही क्वेश्चन सर उठाना शुरू हो जाते हैं कि हमारी पिचेस इतनी ज़्यादा डेड हैं कि वहाँ पर आप जब बैट्समैन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उनको बड़ी मुश्किल हालात से दो चार होना पड़ता है जो फॉरनर टूर जोन पर। मगर उसकी प्रिपरेशन असल में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जितने भी लोग जो ग्राउंडमैन है या जितना भी हमला होता है जो पिच स्पेशलिस्ट होते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन, तो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो एजुकेशन या एजुकेटेड लोगों से तो इतनी नफरत है जितनी मेरा ख्याल है कि शायद कव्वे को गुलेल से नफरत होगी। तो इसी वजह से वो वहाँ पर अच्छे लोगों को आने नहीं देते। वो अपने जो इनके लोग होते हैं उनको उन्होंने अपॉइंट किया होता है जिनकी बिल्कुल एजुकेशन इस मामले में नहीं होती है, और वो इस तरीके से जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो आजकल स्पोर्ट्स में इंडक्ट हो रही है उसको वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करने में नाकाम रहते हैं। तो जब तक आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं सीखेंगे और तालीम प्रॉपरली हासिल नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको इंटरनेशनल जो रेना उस पर मैच करना। ठीक है, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर अगर हम पैटर्न देखें, स्पेशली एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इस पर हमने भी बात की, मीडिया भी बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी फैंस डिवाइडेड हैं, वो है शर्जील खान के हवाले से। क्योंकि एक तो उनको पहले जब लिया गया बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है, बट फिर एक स्टोरी आई जिसमें कहा गया कि शायद उनको खिलाया नहीं जाएगा, उनको एक टास्क दिया गया कि आप इतना फिट हो जाएं, इतना वेट रिड्यूस करें, वट एवर जो भी इसमें एक अंदर की बात जो भी एग्जैक्टली मालूम तो नहीं, बट खबरें इस तरह की आई। फिर इवेंचुअली अगले ही दिन शर्जील खान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, फिर अगले ही दिन उससे अगले दिन उनको वनडे मैच भी खिला दिया जाता है। शर्जील खान जब रऊफ टीम में सेलेक्ट हो गए हैं,
क्या प्लानिंग होनी चाहिए? क्या उनको हम मज़ीद अंडर प्रेशर करें कि आप सिलेक्ट कर लिए है, अब आप उनको खिलाना चाहते हैं तो आप उनसे अगर क्या शर्तें लगाएंगे कि आपके इतना वेट होना चाहिए? और क्या ऐसा तो नहीं कि शर्जील इस सारे प्रोसेस में पहले ही अंडर प्रेशर है कि इतने अरसे बाद आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म हो रहा है, बैकग्राउंड है, कुछ उनकी गलतियां भी रही माजी में, बट आपके ख्याल में वो क्या एक फ्री माइंड के साथ क्रिकेट खेल सकेंगे सारे सिचुएशन में जिसमें वो गुजर गए हैं अभी तक? देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा टाइम तो डेफिनेट चाहिए होता है किसी भी प्लेयर को जब वो कम बैक करता है, फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल अरीना में कदम रखता है, तो उसको कम बैक, उसको जो अपनी परफॉर्मेंस है या कदम जमाने के लिए 2 या 4 चांसेस चाहिए होते हैं। जब वो ग्राउंड में आकर उसके साथ बैट के साथ बॉल मैच करना शुरू हो जाता है या जैसे ही बॉलर जो है वो बॉल पिच करता है, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच का अंदाजा हो जाता है कि वो किस तरीके से इस जो इंटरनेशनल प्रेशर है या लोगों का प्रेशर है उसको हैंडल कर सकता है। ये सारी चीजें तो ग्राउंड में आने के बाद उसका पता चलता है। मगर जहाँ तक आपने बात की है जो कंट्रोवर्सीज की है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें शर्जील के बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है या जो थिंक टैंक बैठा हुआ जो कितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम चला रहा है, उनमें फॉल्ट है। कि देखिए, आप एक पॉलिसी लेके आए, आपने जो खेलों में करप्शन का बिल आप नेशनल असेंबली पर लेके गए हुए हैं और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस करप्शन के हिसाब से, और हम आगे जाकर ये सख्त तरीन कानून लागू करने वाले और आइंदा इबरत का निशान बना देंगे, और उसके बाद जो आपके टेंटेड प्लेयर है उनको दोबारा पाकिस्तान टीम में वापस लाना शुरू कर देते हैं। तो इसमें फिर जो आपकी पूरा में ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम जरूर इस बारे में बात करेंगे कि कुछ खबरें आई थी और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी साहब ने भी कहीं जिक्र किया था कि वो जो एक बिल लाना चाह रहे थे कानून में, ताकि शायद सज़ा मिलेगी तमाम उन प्लेयर्स को जो इस प्रोसेस में शामिल होंगे, यानी कि एंटी करप्शन या मैच फिक्सिंग के। कोई इस पर अपडेट फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान टीम ऑन वे टू साउथ अफ्रीका, और हमने बात तो कर ली कि इनकी प्रिपरेशन यहाँ पर किस तरह की थी या होनी चाहिए थी, बट रऊफ, साउथ अफ्रीका की पिचेस हमेशा से एशियन टीमों के लिए काफ़ी यहाँ प्रॉब्लम्स हुई हैं। को क्या वनडे और T20 के अंदर अब रन्स बनते हैं और वो अप्रोच बहुत मैटर करती है, जो कि हम इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ में देख रहे हैं कि दोनों टीमें एक दूसरे से सबकत ले जाने में हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलकर। आपके ख्याल में पिचेस भी कितना मैटर करेंगी? आप कैसी पिचेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं माजी के मुकाबले में, कि इस साल जब आप वर्ल्ड T20 है, मार धाड़ वाली क्रिकेट हो रही है कि चौके छक्के लगने, दूसरा हमारी अप्रोच कितनी मैटर करती है जिसकी लैकिंग बहुत है? हम नहीं उस तरह की क्रिकेट खेल रहे जैसे इस वक्त इंग्लैंड या इंडिया की हम ODI या T20 सीरीज में देख रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पिचेस की बात है, मेरा ख्याल है कि पिचेस तो इवन होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो T20 क्रिकेट की बहुतायत है पूरी दुनिया में, और स्पेशली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो मुख्तलिफ मालिक के बोर्ड्स हैं वो इसी शॉर्ट फार्मेट से कर रहे हैं जो T20 फार्मेट है, और उसके लिए उन जो बाउंड्रीज हैं वो छोटे ग्राउंड होते हैं, छोटी बाउंड्रीज होती हैं, और उसके बाद जो पिचेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इवन रखी जाती हैं। और पिचेस में मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस एशियन या यूरोपियन में तो नहीं होता कि आप उसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा T20 या वनडे में आपको डिफरेंस महसूस होगा, क्योंकि जितने भी उनके डोमेस्टिक इवेंट मैंने देखे हैं जो भी हुए हैं साउथ अफ्रीका में स्पेशली, वो भी काफ़ी हाई स्कोरिंग थी और उसमें बड़ा इवन पिचेस थी और बड़ा हैवी स्कोर होता रहा। तो एक जो मेरा ख्याल है कि जो डिफरेंस आएगा जो पाकिस्तान की और उनकी या जो UAE की पिचेस थी या साउथ अफ्रीका में, वो ये है कि वहाँ पर थोड़ी सी जो जिन बैट्समैनों की कट शॉट अच्छी होगी या पुल शॉट अच्छी होगी वो ज़्यादा बेहतर स्कोर करेंगे और बॉल इवन आता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो स्पिनर है उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, और वहाँ पर जो स्पिनर हैं जो स्किट करते हैं बॉल को ब्रेक इतना ज़्यादा नहीं करते, उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने डेफिनेट उनके दिमाग में भी होंगी और उन्होंने कंसिडर भी की होंगी। तो बाकी तो जहाँ तक पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स का मामला है, तो उसमें जो यंगस्टर्स हैं उनका अब देखना पड़ेगा कि उनका क्या स्टैंडर्ड है और किस लेवल पर वहाँ पर जाकर क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि जितने न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने ट्राई किए थे वो तो इतना ज़्यादा कोई अप टू मार्क नहीं निकले थे वनडे में या T20 में। तो अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका में जब उनके जो मेन स्ट्रीम टीम फास्ट बॉलर हैं जिनमें रबाडा है, नोकिया है और नगीदी है, वो तीनों इसमें दस्तयाब नहीं है फॉर्मेट में, तो जो रिप्लेसमेंट पर वो मेरा ख्याल है कि इतने अच्छे बॉलर्स तो नहीं है, उनको अच्छे तरीके से अगर पाकिस्तान के बैट्समैन हैंडल करते हैं, क्योंकि वो भी नए बॉलर्स होंगे, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने। ठीक है रऊफ, आपने जो बात की कट और पुल की, ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान की हमने ये देखी है एक अप्रोच न्यूजीलैंड टूर पे भी कि उन्होंने अच्छा निगोशिएट किया
पेस को, स्विंग को भी कट पुल करते हुए दिखाई दिए। बट डू यू थिंक कि हमारे पास T20 और वनडे में, मोहम्मद हफीज़ भी ऑब्वियसली T20 में बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, शर्जील इस बार जा रहे हैं, उनका कट पुल भी बहुत अच्छा है, बट आप समझते हैं अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें किस तरह के प्लेयर्स यहाँ पे पिक करने होंगे? और जो अप्रोच की मैं बात कर रहा था, न्यूजीलैंड बल्कि अगर माफ़ कीजिएगा इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ में देखें तो वो एक अलग ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जहाँ पर सिर्फ अटैक किया जा रहा है। गो के इंग्लैंड की टीम हार गई लास्ट मैच भी, पर रन रेट, उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी एक डिफरेंट लेवल पर है। हमारी अप्रोच के ऊपर आप क्या कहेंगे? और मिसबाह पे जितनी तनकीद होती रही है बतौर कोच या बतौर कप्तान के, थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सीरीज से उनसे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जो मिसबा पर तनकीद वो यही हुई है कि मिसबा ने डेफिनेट टाइम तो दिया, जो उसके पसंदीदा या फेवरेट प्लेयर्स थे उनको उसने टाइम भी दिया और उसको अपॉर्चुनिटी भी दी है, और उनको एक दो मैचेस के बाद ड्रॉप भी नहीं किया। मगर वो प्लेयर इतने ज़्यादा कोई अप टू द मार्क साबित नहीं हो सके कि वो पाकिस्तान के लिए रिलायबल प्लेयर बन सके और पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकें। इसकी वजह से जो उनके मिसबा ने ज़रूर कॉन्फिडेंस किया, मगर उन्होंने उस लेवल पर परफॉर्म नहीं किया, जिसके बाद मिसबा और जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट थी वो तनकीद की जद में आई और उनको अपने 2 ओहदे छोड़ने पड़े और नया चीफ सेलेक्टर अपॉइंट करना पड़ा। अब जहाँ तक अप्रोच की बात है, मेरा ख्याल है कि जो आपने बात की है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के बैट्समैनों की अप्रोच की, तो उनमें आप देखेंगे कि ज्यादातर 1 या 2 चेंजिंग होती है। जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं वो साथ लेकर चलते हैं जूनियर्स को, और जूनियर्स को डेवलप करते हैं, और उसके बाद जब उनकी सीमेंटेड हो जाती है प्लेस टीम के अंदर, जी, तो उसके बाद वो इस डर या खौफ से बाहर आकर क्रिकेट खेलते हैं, अपनी आजादाना शॉट्स खेलते हैं और अपना जो फुल फ्लेज उनमें टैलेंट होता है उसको एक्सपोज करते हैं वहाँ पर। तो हमारे जो अब असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे थोड़े से एक तो फॉल में बंद है। जिस तरह अभी रिजवान भी काफ़ी शेकी था शुरू में, और उसको क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी और उसका यही चांस था कि अभी इसको 1-2 मैचेस खिलाएंगे और अगर इसने परफॉर्म नहीं ना किया तो बाहर हो जाएगा। जी, तो जो बाकी नए लड़के हैं उन पर भी मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा यही एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। अगर वो इस चीज़ से बाहर आ जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ी कारआमद साबित होंगे। मगर इसमें थोड़ा सा जो लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ पॉलिसीज है पाकिस्तान की मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आती है कि उन्होंने ना तो जो सीनियर प्लेयर थे उनके साथ साथ किसी को रख के डेवलप किया, और ना ही कोई लॉन्ग टाइम के लिए किसी को चांस दिया कि वो आगे जाकर दूसरे को डेवलप करके उसको पाकिस्तान टीम में एक मैच्योर बैट्समैन के तौर पर उसको इंडल्ज कर सके। तो इस चीज़ का मेरा ख्याल है कि असल में प्रॉब्लम सामने आ रही है। आपने सीनियर जो प्रोस की बात की, तो यहाँ पे मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि मोहम्मद हफीज़ T20 में अच्छा खासा खेल रहे हैं, पर हम उन्हें वनडे में नहीं खिलाते। शुएब मलिक पिक नहीं है T20 स्क्वाड में, और जो लड़के पिक हो रहे हैं, आपने जैसे खुद कहा कि चांसेस मिले हैं बट उससे अवेल नहीं कर पाए, तो हमें क्या बैलेंस करने की ज़रूरत है? क्या शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज़ को अगर हमने इसलिए नहीं खिलाना कि हमें सीनियर खिलाड़ी नहीं खिलाने और जूनियर्स भी परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी क्या राय है हफीज़ के स्पेशली मुतालिक, जितनी अच्छी उनकी T20 फॉर्म है? और इसी तरह शुएब मलिक लास्ट PSL में भी अच्छा करके आए थे, बट T20 स्क्वाड में नहीं होते वो। देखिए एग्जैक्टली ये दो चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो थिंक टैंक थी उनको पहले सोचना चाहिए था कि जब आप कोई भी प्लानिंग करते हैं तो आपकी जो प्लानिंग होती है वो जो आपका फ्यूचर है उसको मद्देनजर रखकर होती है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसीज बनती हैं तो 4-5 साल पे या 10 साल पे महित होती है। मगर यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म आप इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पर नहीं बन सकती कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने ओहदे पर आते हैं ऊपर वाले लोग, उनकी जो जगह है वो बहुत वीक होती है और वो किसी न किसी सिफारिश पर बेस कर रही होती हैं, और वो प्लानिंग इस तरीके से लॉन्ग टर्म प्लानिंग होने नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उस प्लेयर को वापस टीम के अंदर लेकर आ जाएं जो कि पाकिस्तान को जो वक्ती तौर पर वो मैच जितवा दे और उसके बाद उनकी टीम बची रही। अब मसला ये है कि जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली जो 2-4 प्लेयर्स हैं ये सीनियर हैं, ये इतने टाइम तक खेल सकते हैं, उनको आप एग्जैक्ट बता देना चाहिए, उनको भी और पाकिस्तान की कौम को भी बता देना चाहिए कि ये 2 साल के बाद, ये इस वर्ल्ड कप के बाद, ये इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद इनकी पाकिस्तान टीम में कोई जगह नहीं होगी, और इनको एक कैटेगोरिकली आपको स्टांस लेना चाहिए कि हम इनको दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे, ताकि उनको भी पता हो और आवाम को भी पता हो और दोबारा आप पर मीडिया का प्रेशर भी ना आए। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती कि और फिर ये आपको एक ग्रुप लड़कों का तश्कील देना चाहिए जिसमें 35 या 40 या 50 लड़के हों कि ये हमारे फ्यूचर प्लानिंग में शामिल है और इनमें से टीम को सिलेक्ट करेंगे। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरफ आप जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, आप कहते हैं कि ये हमारे फ्यूचर प्लान में शामिल नहीं है। जब आप 2-4 मैचेस आते हैं तो जब आपकी अपनी सीट ऑन स्टेक होती है तो फिर उसके बाद आप उनको दोबारा पाकिस्तान टीम में वापस लाकर किसी जूनियर जो प्लेयर जो डेवलप हो रहा होता है उसको बाहर करके उसको आगे 2 साल के लिए मजीद पाकिस्तान टीम के साथ लगा देते हैं, और जो जूनियर अच्छा वाला डेवलप हो रहा होता है उसकी जगह खत्म हो जाती है और सीन से ही आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो असल में देखने वाली हैं, जो एक बड़ा थिंक टैग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तब जाकर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
ठीक है रऊफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन की, और आने वाले दिनों में जब हम शोज करेंगे तो पर साउथ अफ्रीका में जब पाकिस्तान टीम अपनी तैयारियों को आगाज़ करेगी तो वो तमाम अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान स्क्वाश और कुछ डेरा जात यानी कि डेरा इस्माइल खान में होने वाली कार रैली के ऊपर भी बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट के बाद बात करते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे खेल स्क्वाश के बारे में जिसमें पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक राज किया है, और कोई ज़्यादा अच्छी खबरें तो खैर नहीं मिली कुछ अरसे से इस खेल से, लेकिन कुछ यंगस्टर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं, और 8 मरतबा के एशियन चैम्पियन, 11 मरतबा पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन, और अभी हाल ही में इनको जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी भी दिया गया। और फरहान महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के लिए। फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद भी अपने अवार्ड पर। और एक अच्छी खबर, जैसे मैंने कहा कि स्क्वाश में बहुत अरसे से कोई हमने ऐसी खबर नहीं सुनी जो जिससे दिल खुश हो, बट आपको अवार्ड मिला, हौसला अफजाई तो ऑब्वियसली हुई होगी, बट लोगों को भी अच्छा लगा कि चलें स्क्वाश के प्लेयर को जो भी यंग है, जो आगे बढ़ सकता है, उसको रिवॉर्ड किया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गफ़ार भाई कि आपने मुझे शो पे दावत दी, और आपको पता है कि इस अवार्ड के पीछे मेरी तकरीबन कोई 17, 18 या 19 साल की कैरियर भी है। मतलब मैंने इसके लिए सिर्फ नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए बड़ी मेहनत की है, बड़े टाइटल्स जीते हैं, और आप लोगों के सामने ही मेरे टाइटल्स है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मैंने कितने जीते हैं, गोल्ड मेडल मैं कितने टाइम पे हूँ, नेशनल चैम्पियन भी हूँ। तो इस यंग एज में मुझे ये अवार्ड मिला है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने एक यंग एज में ये अवार्ड हासिल किया, और सिर्फ यहाँ पे सिलसिला रुकेगा नहीं, इंशाल्लाह ताला इसके आगे भी मैंने अपनी कंट्री के लिए खेलना है, इसके आगे भी मैंने अपने लिए मेडल जीतने, अपने मुल्क के लिए मेडल जीतने और इंशाल्लाह ताला जीत। ठीक है, जैसे आपने खुद कहा फरहान के अवार्ड जीतने के बाद ऑब्वियसली कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारे स्पेशली जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होते हैं उस तरह तो बात नहीं करेंगे, बट जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी होता है। बट आपने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, यहाँ से आगे बढ़ना है पाकिस्तान के लिए और टाइटल जीतने हैं। तो कौन से इवेंट हैं, कौन से वो प्राइड्स हैं, या जो आपने गोल सेट किया फरहान के इस अवार्ड के बाद अब इससे बढ़ के करके दिखाना है और पाकिस्तान को मजीद कामयाबी दिलानी है? मेरे इसके बाद भी बड़े गोल्स है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे गोल्ड मेडल्स जो है वो मैं उनकी तादाद जितनी होती है मैं बढ़ाता रहूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो आ रही है हमारी, अभी वर्ल्ड टीम आ रही है, एशियन चैंपियनशिप आ रही है, तो मैंने कहा अभी मतलब हमारे कंट्री में इतने बड़े बड़े नाम है जिसमें ग्रेट जहांगीर खान है, ग्रेट जाशिर खान है, ग्रेट कमर जमान है, ग्रेट महबूला खान जो थे पुराने प्लेयरों में थे हमारे, तो उनके नाम के साथ भी मेरा नाम लगना चाहिए। तो मेरे गोल्स बहुत बड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला मेरी जो वो कहते हैं ना ईमान भी पुख्ता है कि मैंने अपने आप को जो है ना उस लेवल पे लेके जाना है। क्योंकि मुझे जब ये अवार्ड मिला तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि शायद तुम अभी आगे जाके स्क्वॉश छोड़ दोगे या तुम स्क्वॉश धीरे धीरे कम करना शुरू कर दोगे क्योंकि तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला। तो मेरा यही उनके आंसर था कि मेरा सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका, और ये नहीं है कि मेरा यहाँ पे एंड हो जाएगा कि मैंने अवार्ड ले लिया। इसके बाद मेरा जो वो कहते हैं ना कि एक ईमान, वो कहते हैं ना कि मेरा एक एम और भी बढ़ गया, मेरा एम और भी बढ़ गया कि मैं और भी मजीद टाइटल लूँ और इंशाल्लाह ताला प्रूव करूँ उन सब लोगों को कि मैं यहाँ पे रुकने वाला नहीं हूँ और इससे बड़ा इंशाल्लाह ताला परफॉर्मेंस जीतूंगा। और ये मेरा इंशाल्लाह ताला प्रॉमिस है कि इससे बड़े बड़े इंशाल्लाह ताला अवार्ड लूंगा मैं। ठीक है फरहान, कोविड की वजह से तमाम ही खेल मुतासिर हुए और पाकिस्तान में भी कुछ अरसे स्क्वाश की सरगर्मियाँ रुकी, बट अभी एक टूर्नामेंट हुआ था उसमें शायद आप नहीं खेले, बट आपको लगता है कि कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली क्या शुरू हुई हैं? इस वक्त सिचुएशन क्या है? कोविड और दीगर जो मसले मसाइल हैं आप समझते हैं इनको ओवरकम किया गया है? और इंटरनेशनल स्क्वाश भी क्या उस तरह से हो रही है जैसे बाकी? क्रिकेट में हमने देखा कि ज़्यादा फिर भी मैचेस हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी कोविड में 1, 2, 3, 4 टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुए, लेकिन वो टूर्नामेंट्स इतने बड़े सतह पे नहीं थे क्योंकि उसमें इंटरनेशनल प्लेयरों की शिरकत नहीं थी। और जो क्वेटा जो मुल्तान में हुआ था वो भी छोटा टूर्नामेंट था, उसमें सिर्फ नेशनल प्लेयर्स थे, लेकिन जो उसमें एक लीक हुई थी उसमें मतलब वर्ल्ड नंबर 1 तक आया था, वर्ल्ड नंबर 8 आया था, 4 आया था, लेकिन उसमें मतलब बदकिस्मती कह सकते हैं आप कि उसमें पाकिस्तान के सिर्फ 2 प्लेयर थे, बाकी किसी को नहीं डाला गया था उस लीग के लिए। और जब आप इस तरह के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में कराते हैं
और उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स शिरकत नहीं करते, तो ये पाकिस्तान के प्लेयरों के लिए एक बहुत बड़ी बैड लक होती है, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट अगर आप एक इंटरनेशनल प्लेयरों को दे रहे हैं तो उसका इनपुट क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर है, जहां तक मुझे इसका इल्म है कि यही प्लेयर जब पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, तो पाकिस्तान में जब टूर्नामेंट बैन थे तो इनमें से किसी प्लेयर ने भी पाकिस्तान के लिए बोला नहीं है कि पाकिस्तान से ये बैन उठाया जाए और पाकिस्तान में टूर्नामेंट कराया जाए। हमारी फेडरेशन ने ही जोर लगाया, और ये टूर्नामेंट अपने मदद अपने आप ने ये टूर्नामेंट्स खोले। लेकिन जब आप इस तरह लीग कराते हो और इस तरह के इतने ऐसे प्लेयर उसमें आए थे गफार भाई के मैंने उनका नाम तक नहीं सुना था कि ये प्लेयर कहाँ से उठ के आए हुए और इतनी बड़ी अमाउंट अपने साथ लेके चले गए। और जब पाकिस्तान में आपके इतने ज्यादा इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हुए, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत ऐसे प्लेयर थे जो काफी मायूस होके आए वहां से कि यार हम अगर उधर थे तो काइंडली हमें ही डाल लेते और हमें उनके साथ एक मौका मिल जाता एक अच्छे इवेंट खेलने का, और ये भी पता चल जाता कि हमारे और इनके दरमियान कितना बड़ा गैप है। तो मतलब अगर इस तरह टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान की स्क्वॉश कहाँ बेहतर होगी। ठीक है फरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीनी तौर पर जो आपने जिस जानिब इशारा किया, हम पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन से भी दूर रब्ता करके उनका मौका भी आज कोशिश करेंगे ताकि वो भी अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पर दे सके। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर खबरों पर बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिर से बात करते हैं। पाकिस्तान में जो जीप रैलीज हैं, कार रैलीज हैं, ये बढ़ती जा रही हैं। चौलिस्तान, इसके साथ साहब रैली और दीगर इलाकों में, लेकिन अब जो हो रही है जनाब डेरा जात के नाम से, डेरा इस्माइल खान में, और आज हमने देखा कि बड़ा खूबसूरत ट्रैक है। पहली मरतबा यहाँ पाकिस्तान के जितने नामवर इस वक्त जीप रेसर्स हैं और ड्राइवर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इस ट्रैक पे आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई, और इसी हवाले से बात करेंगे। इसके ऑर्गेनाइजर और MPA फैसल अमीन साहब हमें ज्वाइन करें। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़रूर पहले ट्रैक के बारे में बताइएगा, हम वीडियो भी साथ साथ दिखाते हैं, इस रेस का मकसद, और ऑब्वियसली इस ट्रैक के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये पहली मरतबा इतने सारे लोग जमा हुए हैं और मकसद भी आपका इस हवाले से क्या था। थैंक यू वेरी मच सर। ये असल में डेरा जात एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हुआ करता था प्री ब्रिटिश टाइम्स में, जिसमें ये सारे सदर्न डिस्ट्रिक्ट से बनू से नीचे लेकर इवन इसमें पंजाब के एरियाज भी शामिल थे जी। तो हमारा एक मिक्स है सराइकी का और पश्तून का, तो बेसिकली नाम चूज करना तो इससे था। जो हमारा ट्रैक है वो सीपेक का जो ट्रैक जा रहा है इस्लामाबाद को जो कनेक्ट करेगा उसके साथ पैरेलल है, और प्रॉबेबली ये पाकिस्तान का वाहिद ट्रैक है जो मल्टी टेरेन है, यानी जिसमें डेजर्ट भी है, जिसमें माउंटेन भी है, जिसमें वाटर क्रॉस भी है। तो वर्सेटाइल एक ट्रैक है, और जितने राइडर्स हमारे पास आए हैं वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनको एक डायनामिक ट्रैक मिल रहा है, चैलेंजिंग ट्रैक मिल रहा है। तो फैसल, आज पहले दिन देख रहा हूँ मैं भी, फुटेज भी आप मेरे सामने मौजूद हैं, काफ़ी जो है वो जीप मौजूद हैं, बड़ी बड़ी 4x4। तो नादिर मक्सी, फ़ख्र आलम सबके मैंने नाम भी पढ़े थे। तो कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस पहले दिन का, और कुछ बताइएगा ज़रूर कि कैटेगरीज क्या हैं, कितने ड्राइवर्स आ गए हैं, और ये कब तक इसके मुकाबले जारी रहेंगे। ये जी हमारे पास इस वक्त आज जो हमारे क्वालिफाइंग राउंड हुए हैं, क्वालिफाइंग राउंड में सबसे फास्टेस्ट टाइम जो है साहबजादा सुल्तान साहब ने, टीम सुल्तान के जो राइडर हैं उनका था आज। बाकी भी नादिर मक्सी साहब और आसिफ चौधरी साहब, ये जो टॉप राइडर पाकिस्तान के हैं, फीमेल में सलमा खान साहिबा, उष्णा पटेल साहिबा, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सारे टॉप जितने क्लब्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और बड़े वो खुश हैं इससे, क्योंकि एडवेंचर लविंग लोग हैं और उनको ये ट्रैक बहुत चैलेंजिंग लगता है, तो दे आर लाइकिंग इट वेरी मच। ठीक है फैसल साहब, तो इसमें जरूर बताइएगा कि जैसे कराची में, जैसे हब अभी कुछ दिन पहले हब में भी हुआ, चौलिस्तान हुआ, इस रैली का जो इनेकाद है यहाँ पर, ऑब्वियसली आप मुझे बता रहे थे कि एक फेस्टिवल ही पूरा कराया जाना था, बट ऑब्वियसली वो कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। बट डू यू थिंक कि आपकी कोशिश रहेगी कि ये जो ट्रैक है ये एक परमानेंट फीचर बने जीप ड्राइवर्स का, रैलीज का, जो कि बहुत सारी रैलीज जो है वो जैसे मैं नाम लिया, चौलिस्तान की है या हब रैली है, अभी कुछ दिन पहले भी हुई थी, तो ये रेगुलर फीचर बन गया कैलेंडर में। आप चाहेंगे कि ये ट्रैक इनके लिए ये रेगुलर एक फीचर बने, और इसकी पहचान भी, जैसे आपने खुद बताया कि इतना बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, आपने सही बात की कि रेगिस्तान के अलावा जो ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ से भी गाड़ियाँ हमें दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सर ये अभी कैलेंडर इवेंट हो गया है, केपी टूरिज्म इसको स्पॉन्सर कर रहा है पहले साल पहले इवेंट के तौर पर, और अभी हम इसको 175 किलोमीटर का हमने ट्रैक रखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इसको मजीद भी एक्सपेंड करेंगे।
और अब ये इट हैज कम ऑन द केपी ईयरली कैलेंडर। ठीक है फैसल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शॉर्ट्स देख के अंदाजा हो रहा है कि नया चूंकि प्लेसेस हैं, नए तरीके से उसको जो है वो एक्सप्लोर है, तो ऑब्वियसली ये शॉट्स देख के तो खैर वैसे भी जीप रिलीज की हों तो वैसे ही एक एक्साइटिंग जो है किस्म का ये फुटेज होता है। बट नया चूंकि वेन्यू है तो उम्मीद करते हैं कि जिससे आपने बात की कि इसको रेगुलर फीचर बनाया जाए, ताकि एक हमारे जो मुल्क का इमेज है 3-4 रैली से ऑलरेडी बहुत अच्छा गया, तो यहाँ के जो अवाम है उनका भी एक बड़ा उनको अच्छी एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।